कहानी शुरू होती है 4.5 अरब साल पहले। सोचो, हमारी पृथ्वी अभी बन ही रही है। चारों तरफ बहुत तेज गर्मी, धरती की सतह पिघले हुए पत्थर और आग का समंदर जैसी थी। ज्वालामुखी बहुत जोर से फट रहे थे, लावा और गैस हवा में फैला रहे थे। ये एक बहुत ही खतरनाक और बेरहम जगह थी, आज की दुनिया से बिल्कुल अलग। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बनते समय बचे थे, वो हमारी पृथ्वी से टकरा रहे थे। इन टकराव से पृथ्वी पर पानी और बाकी जरूरी चीजें आईं। इन टकराव से और भी गर्मी पैदा होती थी, जिससे पृथ्वी पिघली हुई हालत में ही रही। धीरे धीरे लाखों सालों में ये टकराव कम होने लगे, पृथ्वी ठंडी होने लगी। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह ठंडी हुई, ऊपर एक परत जमने लगी। ये परत जो टूटी हुई और अस्थिर थी, नीचे के पिघले हुए पत्थर पर तैरती रहती थी। ज्वालामुखी अभी भी हर जगह थे और पृथ्वी के अंदर से गैस निकाल रहे थे। ये शुरुआती एटमॉस्फेयर आज के एटमॉस्फेयर से बहुत अलग था। ये मीथेन, अमोनिया और दूसरी गैसेस का जहरीला मिश्रण था। फिर भी इसी अराजकता में जीवन की शुरुआत होने वाली थी। ठंडी होती पृथ्वी, पानी और दूसरी जरूरी चीजें और ये बदलता हुआ एटमॉस्फेयर, ये सब मिलकर आगे होने वाली अद्भुत घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, कुछ अद्भुत हुआ। एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी की भाप कंडेंस होने लगी। ठंडी होती परत पर बारिश होने लगी। ये बारिश हजारों सालों तक होती रही। पृथ्वी की सतह पर गहरे गड्ढों में ओशंस बनने लगे। ये शुरुआती ओशंस आज के नीले साफ पानी जैसे नहीं थे। ये शायद गंदे भूरे रंग के रहे होंगे, जिनमें घुली हुई मिनरल्स और ज्वालामुखी की राख रही होगी। फिर भी इन्हीं में जीवन की चाबी छिपी हुई थी। इन्हीं शुरुआती समुद्रों में जीवन का चमत्कार जल्द ही शुरू होने वाला था। शुरुआती पृथ्वी पर अभी भी बहुत भूगर्भीय गतिविधियां हो रही थीं। ज्वालामुखी फटते थे, लावा और गैस एटमॉस्फेयर में फैलाते थे, बिजली कड़कती थी। ये बदलता हुआ एनवायरनमेंट रुकावट बनने के बजाय जीवन की कहानी के अगले चरण के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान कर रहा था। मंच तैयार था, सामग्री मौजूद थी, बस एक चिंगारी की जरूरत थी जीवन की लौ को जलाने के लिए। शुरुआती ओशंस एक केमिकल लैबोरेटरी जैसे थे, जिनमें घुली हुई मिनरल्स और गैसेस भरी हुई थी। बिजली और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से निकलने वाली ऊर्जा पानी की सतह से टकराती थी। ये केमिकल रिएक्शंस को चलाने के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान करती थी। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो जीवन की ईंटें हैं, बनने लगे। ये मॉलिक्यूल्स, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन थे, प्रिमोर्डियल सूप में इकट्ठा होने लगे। इन्हें लेगो ब्रिक्स की तरह इमेजिन करो, जो अनगिनत तरीकों से जुड़ रहे हैं। लाखों सालों में ये सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते और अलग होते रहे। इनमें से कुछ कॉम्बिनेशंस ज्यादा स्टेबल निकले, जो दूसरों से ज्यादा समय तक टिके रहे। धीरे धीरे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बने, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड। ये सभी जीवित चीजों के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स हैं। ये प्रक्रिया, जिसे हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, संयोग और नेचुरल सिलेक्शन की शक्ति का प्रमाण है। शुरुआती ओशंस के विशालता में अनगिनत केमिकल रिएक्शंस एक साथ हो रही थी। युगों तक जो मॉलिक्यूल सरवाइव करने और रेप्लिकेट करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त थे, वो आम हो गए। यही शुरुआती एवोल्यूशन का सार है। इसी केमिकल सूप से पृथ्वी पर पहला जीवन उभरा। ये कोई जटिल जीव नहीं थे, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, बैक्टीरिया जैसे। ये शुरुआती लाइफ फॉर्म्स, जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, स्ट्रक्चर में बहुत सिंपल थे। उनमें कोई न्यूक्लियस या अन्य कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स नहीं थे, लेकिन अपनी सिंप्लिसिटी के बावजूद उनमें खुद को रेप्लिकेट करने की अद्भुत क्षमता थी। वो अपने डीएनए में इनकोडेड जानकारी का उपयोग करके अपनी प्रतियां बना सकते थे। प्रजनन करने की यह क्षमता जीवन की पहचान है। ये शुरुआती प्रोकैरियोट्स शुरुआती पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों में भी पनपे। वो एनाएरोबिक थे, यानी उन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। वास्तव में ऑक्सीजन उनके लिए टॉक्सिक था। वो प्राइमोर्डियल सूप में प्रचुर मात्रा में मौजूद केमिकल्स से ऊर्जा प्राप्त करते थे। ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स हालांकि माइक्रोस्कोपिक थे, लेकिन उनका ग्रह पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला था। वो पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवन के पूर्वज थे, सबसे छोटे बैक्टीरियम से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक। उनका उदय पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जिससे आज हम जीवन की अविश्वसनीय विविधता देखते हैं।